जहां पर दिल्ली प्रांतीय रैगर पंचायत पंजीकरण एवं आसमा की बैनर तले संविधान दिवस का कार्यक्रम हो रहा है। का भी आयोजन है संविधान दिवस पर। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ की अंदर की कुछ झलकियाँ। आज हम सभी संविधान के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें संविधान में लिखे गए महत्वपूर्ण समानता के अधिकार के बारे में बताऊंगी। ये अधिकार हमें अनुच्छेद 14 में बताया गया कि समानता का अधिकार क्या है, कि हम सभी आज समाज में समान अधिकार, समान अवसर प्राप्त करें। ये अधिकार हमें जाति, धर्म, लिंग या रंग किसी भी अन्य आधार पर भेदभाव के बिना समाज में रहने की अनुमति देता है। आज हम सभी, हमारा संविधान हमें अधिकार ये रहता है कि हम समाज में समानता से रहें और जीवन को अपने बेहतर बनाएं। लेकिन ये अधिकार हमें कुछ जिम्मेदारियां भी देता है, जैसे कि हमें समानता का बढ़ावा देना चाहिए। आज के संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में दिए गए अधिकारों के बारे में बताऊंगी। यह हमें अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की अनुमति देता है, कि हम अपने धर्म का पालन करें और पूजा करें और अपने ही विश्वास को व्यक्त करने की अनुमति भी देता है। लेकिन यह अधिकार हमें कुछ जिम्मेदारियां भी देता है कि हम किसी की भावना को ठेस पहुंचा नहीं सकते। मतलब हम अपनी भावनाओं को व्यक्त इस तरीके से करेंगे हमें सामने वाले पर्सन की कोई भावना को ठेस न कर सकें। तो अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते। एंड आज मैं बात करूंगी राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। यह अधिकार हमें, शिक्षा का अधिकार जो है हमें हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जो हमें नॉलेज, स्किल और कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। एंड शिक्षा के बिना हमारा कोई हम कोई अपना सपना पूरा नहीं कर सकते, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। और हमारा जो संविधान है इसमें हमें यह अधिकार भी दिया गया है कि शिक्षा को प्राप्त करके हम अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। और हमारे जो संविधान का अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। यह एक बहुत बड़ा स्टेप है जिससे लाखों बच्चों का जीवन को बदल दिया और अब हर बच्चे को स्कूल जाने का मौका मिला है। Good afternoon everyone. I am Rizal from class 9. I stand before you to speak about the fundamental principle enriched in our constitution, the cultivation of scientific temperament and rational thinking. This principle embedded in our constitution with Article 51A(h) is not a suggestion but a solemn duty given to every citizen of India. Scientific temperament is an attitude, a way of life that embraces curiosity and relentless pursuit of truth. It is the spirit that drives us to the question, to unquestioned, the challenge to convention, and to seek evidence before belief. Rational thinking, on the other hand, is an application of logic and reason to understand the world around us. It is the spirit that drives its ability to think critically and to analyze information objectively and to make decisions based on evidence, not on emotions or preconceived notions. Together, scientific temperament and rational thinking forms the foundation of a progressive and enlightened society. Jai Bhim. Good morning everyone. Today I am presenting my speech on scientific temperament and rational thinking. So first of all, the question basically arises, are we still fulfilling this duty in this society? Dr. B.R. Ambedkar stated that we should always question the irrational practices in society, which is towards any fake news, superstition or irrational practices. Now, here again a critical thinking question arises. Why it is important to
स्वीकार किया गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान देश में लागू हुआ था। साथियों, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और यह हमारे अधिकार और कर्तव्य दोनों की जानकारी देते हैं। इसमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय का महत्व बताया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान का प्रमुख निर्माता माना जाता है। मनुष्य न जाति से ऊंचा होता है न धर्म से, वह केवल अपने कर्म से महान होता है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर न केवल इस भेदभाव का सामना किया है, बल्कि संविधान के माध्यम से हमें इसे समाप्त करने का मार्ग भी दिया है। संविधान व अनुच्छेद 17 ने अस्पृश्यता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है और इसे दंडनीय कृत्य घोषित कर दिया है। अनुच्छेद 15 और 16 जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकते हैं और समान अवसर प्रदान करते हैं। Good morning everyone present here. Today I am here to present my views on the importance of direct principles of state policy and fundamental rights. The directive principles of state policy and fundamental rights are the two integral components of the Constitution of India. Reflecting the visions of framers in establishing a just, democratic and progressive society. These two concepts are juxtaposed but they serve distinct yet complementary functions in governance framework. The fundamental right is a core civil liberties guaranteed to individuals, while the directive principles provide guidelines for the state to follow in formulating laws and policies aimed at achieving socio-economic justice. Together, they embody the balance between the individual rights and collective welfare. Provide robust framework to the individual rights and collective welfare. The importance of fundamental right is paramount as they safeguard the rights and freedoms of the citizens. These rights are enshrined in Part 3 of the Indian Constitution. These rights are essential to ensure dignity and autonomy of citizens. These rights serve as a shield against discrimination, oppression and exploitation, which individuals face by the state or any authority. The Constitution of India is not just a legal document. It is a living testament to our values of equality, justice and freedom. Good morning to one and all present here. I am Ranasa, and today as we have gathered here to celebrate the Constitution Day, it is an honor for me to deliver a speech on the topic, the importance of directive principles of state policy and the fundamental rights. Both of these are not just legal provisions, but pillars of our democratic framework, each essential in shaping the India we live in today. The fundamental rights are the basic rights guaranteed to every citizen of India, regardless of caste, religion, or background. These rights, such as the right to equality, the right to protection of life and liberty, and the right to education, form the very essence of individual freedom in a democratic society. On the other hand, the directive principles are the guidelines set out in the Constitution for the government to follow in order to achieve social and economic justice. While these principles are not enforceable by the courts, they play a crucial role in guiding the government's policies and ensuring that the state works towards the welfare of all its citizens, particularly the marginalized and the disadvantaged. शुरू करते हैं इस मैच की दूसरी पारी। दूसरी पारी सीनियर बच्चों की है जो स्नातक और स्नातकोत्तर श्रेणी से आते हैं। प्रस्तावना का प्रथम शब्द हम भारत के लोग हैं। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। इसका अर्थ है मेरे अधिकारों का उपभोग करने के लिए मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूँ।
और देश की भलाई के लिए जो भी फैसला लिया जाएगा उस पर किसी भी बाहरी देश की दखल अंदाजी नहीं होगी। इस शब्द का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। दूसरा शब्द है समाजवादी। इसका अर्थ है समाज के सभी संसाधनों पर सभी का बराबर अधिकार है कि अमीर ही उन संसाधनों का उपभोग करते हैं और देश की संपत्ति में सबको बराबर का हक मिलेगा। अनुच्छेद 14 में समाज का शब्द डाला गया है जो कि संविधान की नींव है। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि हम किसी भी पंथ को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, अर्थात किसी भी धर्म को स्व इच्छा से अपना सकते हैं, इसके लिए कोई भी रोक नहीं सकता। लोकतंत्रात्मक से अभिप्राय है कि सभी को वोट देने का अधिकार है। यह एक विचारधारा है जिसका मतलब है लोक का तंत्र, लोक के द्वारा लोगों के लिए। Today, I stand before you to address a question that goes to the very heart of a democracy. Has the Indian Constitution succeeded in extending social justice and fulfilling the aspirations of the disadvantaged and marginalized in our society? The Indian Constitution, one of the most comprehensive and progressive documents of its time, was envisioned to create an egalitarian society. Dr. Bhimrao Ambedkar, who drafted our constitution, cautioned us that the effectiveness of even the best constitution lies in the hands of those who implement it. And here we are 75 years later in the so-called Amrit Kal, asking ourselves, have we lived up to that promise? I must assert with deep regret that our nation has fallen short of the ideals enshrined in our constitution. Despite its guarantees of liberty, equality, fraternity, justice, systemic failures have hindered its realization. Let me highlight a grim reality, a reality our nation cannot afford to ignore. Article 17 of our constitution abolished inhuman practices of untouchability. Yet has this principle been honored in action? I don't think so. Every 18 minutes, a Dalit faces an atrocity in our country. As per National Human Rights Commission of India, every day at least 3 Dalit women are raped, 2 Dalits are murdered, and 2 Dalit homes are set ablaze. These are not just numbers, they represent lives shattered, dreams extinguished, and promises betrayed. On August 23, a 15-year-old boy, a mere 15-year-old boy, Sachin Redder, class 10 student in Rajasthan, was found dead, driven to suicide by caste-based slurs and relentless mental torture from an upper caste teacher. जस्टिस। मैं भारत का एक संविधान हूँ और मुझे आज 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और आज हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। मेरे पिता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं और उन्होंने मुझे एक लक्ष्य की ओर उपस्थित किया था जिसका था आधार सामाजिक न्याय और मैं और मेरे पिता ये संकल्प लेते हैं कि आज सभी व्यक्ति को सामाजिक न्याय की प्राप्ति हो। What are the challenges for implementation of constitution? So that I would like to speak on that actually. So as we already know, the constitution is a set of fundamental principles or established precedents that govern a state or organization. It outlines the structure of government, the distribution of power, fundamental rights and duties of citizens, serving as a legal document. India, our country, is very diverse country. As there are many, as there is a lot of population with different ethnicities, languages, castes, religions. So this in itself is a challenge we face for implementing the constitution. As we know, the constitution took nearly 2 years, 11 months, 18 days to make constitution. But as our India is very populated state, with itself faces many challenges in itself. So the challenges after drafting the constitution, it was very tough to implement the laws which were enshrined in the constitution. Drafting the constitution is a very complex process which is influenced the political, social and cultural dynamics.
as we already know, drafting constitution was very easy, but implementing it has its own challenges. So after 200 years of our country, which faced colonial rule, as we were ruled by British, then after taking nearly 2 years and nearly taking 2 years for drafting constitution, the challenges faced, which were the diverse interests, historical context, consensus building, multilingual societies. So let's see the challenges. मैं आवाज विजुल जी, इन्होंने प्राप्त किया है 3रा स्थान और इनको दे रहे हैं सर्टिफिकेट और 1000 नगद। और सुशांत कुमार जी इन्हें सर्टिफिकेट दें। अब आइए द्वितीय श्रेणी की बात करते हैं। तो द्वितीय श्रेणी में जो नाम आ रहा है, जरा सोच लीजिए किस किस ने अच्छा बोला। सोच लिया? हाँ, बहुत ही अच्छा बोला है। ये है तमिश सवलानिया। तमिश सवलानिया और 1500 रुपए, 1000 कितना? 1000 यस 500 1500 1500 का इनाम इन्हें दे रहे हैं। इंग्लिश, हाँ सर, है ना? हाँ। सुशांत जी और काजल जी दोनों मिलकर अब है पूरे 2000 रुपए की बात। जो भी ले रहा है उस बच्चे को ये मंथली पॉकेट मनी तो हो ही गई है 2000 रुपए, लेकिन मैं उनके पेरेंट्स से कहूंगा कि उसकी मंथली पॉकेट मनी छीने नहीं, उसको ऐड ऑन करें। जो दे रहे हैं उसको देते रहें और ये हम दे रहे हैं। इस प्राइज को देने के लिए मैं बुला रहा हूं, आमंत्रित करता हूं हमारे आदरणीय विल्सन साहब को, हमारे बीच हैं। और ये है हर्षिता, फर्स्ट प्राइज 2000 रुपए। Constitution is the collection of those rules upon which government works. प्रथम पुरस्कार के लिए सर आप दोनों टीमें यही रहे। हाँ, तृतीय पायदान पर रहे हैं 1000 रुपए के नगद इनाम के साथ प्राची। तालियां, तालियां, तालियां। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इस कार्यक्रम के, दिल्ली प्रांतीय नगर पंचायत के पदाधिकारीगण और आसमा के पदाधिकारी, प्लीज आए, हमारी जुली के साथ दें और बच्चों को हौसला अफजाई करेंगे। प्रधान जी आइएगा। दूसरा पुरस्कार तृतीय पायदान पर यानी सेकंड पोजीशन पर आ रहे हैं लक्ष्य धनवाड़िया। मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूं
दिल्ली प्रांतीय रैगर पंचायत के संरक्षक श्री कन्हैयालाल सीवाल जी और हमारे बीच उपस्थित दलित नेता दिनेश कुमार जी, प्लीज आइए। रामस्वरूप जी बकुलिया जी, सर प्लीज आइए। जो पहला पायदान पर फर्स्ट प्राइज जो दिया जा रहा है, इसके लिए जूरी को बहुत मेहनत करनी पड़ी है कि फर्स्ट प्राइज कैसा दें, किस लिए दें, क्यों दें। आपके सामने क्वेश्चन आज भी हुए थे, जजेस ने प्रश्न भी पूछे थे बहुत से लोगों से और संतुष्ट भी हुए थे और उनका अपना व्याख्यान भी देखा था, उनकी समयबद्ध प्रतिभा भी देखी थी। ये सारे गुण देखते हुए फर्स्ट प्राइज के लिए चुना गया है एथेना हिमांशु। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उस बच्चे का हौसला अफजाई करें ताकि ऐसे बच्चे हमेशा आगे बढ़ते रहे। समाज का ऐसा हिमांशु, प्लीज आइए। और ये जो किताबें आपको दी जा रही हैं, मेरा अनुरोध है कि आप अपना कीमती समय निकालकर इन किताबों को 2-2 3 बार जरूर पढ़ें। मेरे साथ में कुसुम जी है। कुसुम, आज के कार्यक्रम के बारे में बताओ जरा। आज हम दिल्ली में करोल बाग में स्थित है और दिल्ली रैगर पंचायत ये प्रोग्राम करा रही है। आज हम संविधान दिवस को मनाने के उपलक्ष्य में यहाँ सभी एकत्रित हुए और जैसा कि हम देख रहे हैं पीछे पोस्टर भी लगा हुआ है। बच्चों की 9वीं क्लास से लेकर के और स्नातकोत्तर तक के बच्चों को यहाँ भाषण प्रतियोगिता रखी गई थी एक, जिसमें कि बच्चों का कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप हो उसके बारे में, और बच्चे आकर के संविधान के ऊपर कुछ 2 बातें बोले, तो उसके ऊपर हमारी ये चर्चा और ये प्रोग्राम रखा गया था। जैसा कि प्रेजेंट जो दिखा रहे हैं कि आसमा सामाजिक मंच है एक, उसके उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम रखा गया और हम यहाँ पर सभी समाज के बच्चों को, सोसाइटी के लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि किस तरीके से बच्चे किस तरीके से संविधान के रूप में बाबा साहब ने जिस तरीके से एक एक चीज़ को हमारे सामने रखा और कैसे वो मूलभूत हमें बातें बताई हैं, संविधान के तरीके, तौर तरीके, रहने के तरीके बताए गए हैं, उस तरीके से हमें बच्चों को ये सिखाना है कि कैसे अपनी बात को रखना और उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने वाली आज हमारा ये प्रोग्राम रखा गया। तो कुसुम, क्या आप मानती हैं इस तरह के कंपटीशन वाले कार्यक्रम बच्चों के लिए समय समय पर होते रहने चाहिए? ये जो आज प्रोग्राम रखा गया, प्रतियोगिता के रूप में रखा गया, ये कहीं ना कहीं एक साहस जगाता है बच्चों में कि उनको पार्टिसिपेशन करना, उनको आगे से आगे पॉइंट ऑफ व्यू बताना। उस तरीके से आज जजों का भी यहाँ पर रखा गया था कि कैसे जजेस बताएं कि आप में किस तरीके की कमियां हैं या उनका प्रोत्साहन बढ़ाएं। मेरे साथ में इस समय काजल मीना जी है जो कि एक एडवोकेट है। काजल जी, आज कार्यक्रम के कुछ बारे में आप बताइए। जैसा कि आप देख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे के उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम किया गया है जिसमें कि कुछ कैटेगरीज डिफाइन करी गई है, जूनियर और सीनियर जी। उनके लिए कंपटीशन किए गए हैं जो कि उनके अलग अलग टॉपिक्स दिए गए हैं स्पीच के, जो कि रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चों को अपना एक माइक पे आके अपने विचारों को रखना और वो भी कॉन्फिडेंस के साथ, यही एक सबसे बड़ी